हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमारा टॉपिक हुआ था रंध। तब ठीक है। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा उसका नाम है वाग्यकार। ठीक है। आज वाग्यकार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें कराऊंगा जो जेआर पेपर पर से है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है सारंगदेव जी ने जो लिखा, इसके अनुसार वाणी अथवा काव्य को क्या कहा है। इसमें दो चीज आती है, आप नोट कर लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यानी वाणी अथवा काव्य, इसको क्या कहा है? मातु और इसके अलावा स्वर, ताल, लय आदि का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा है? धातु। ठीक है। वाणी अथवा काव्य का जो ज्ञान है उसको मातु, और स्वर लय ताल इनका ज्ञान रखने वाले को धातु का है। तो वाग्यकार जो शब्द है इसमें वाक, ठीक है, प्लस गे। तो वाक प्लस गे ये दो शब्द वाक्यकार में निकल के बने हैं। तो वाक का मतलब क्या होता है? वाक का मतलब होता है पद्य रचना। और गे मतलब क्या हुआ? स्वर रचना। ठीक है। यानी वाग्यकार वो होता है जो पद, जिसको पद्य रचना भी आती हो और स्वर रचना भी, यानी वाणी अथवा काव्य का भी ज्ञान हो और साथ में स्वर ताल लय आदि का ज्ञान हो, वाग्यकार कहलाता है। तो इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन बुक में क्या मिली जाती है? जिसे मातु अथवा धातु का ज्ञान हो या ज्ञान रखता हो उसे वाग्यकार कहते हैं। ठीक है। यानी पद्य व स्वर रचना का ज्ञान रखने वाले को वाग्यकार कहते हैं। अब इसमें क्या है कि अब एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना कि पंडित सारंगदेव ने वाग्यकार के कुल 28 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना। इंपॉर्टेंट लाइन है, पंडित सारंगदेव ने वाग्यकार के 28 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है? और इन्हीं 28 गुणों का वर्णन आधुनिक काल में किसने किया है? पंडित भातखंडे जी ने। ठीक है, ये चीज पूछ सकते हैं, लिख लेना इसको कि
पंडित बादखंडे ने। और कौन से ग्रंथ में किया आपने? ग्रंथ का नाम है श्री मल आदक्ष संगीतम, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम, ये ग्रंथ का नाम है। तो क्या चीज है कि पंडित सारंग देव ने वाग्यकार के कुल 28 गुणों का वर्णन किया है। अब वाग्यकार के इन्हीं 28 गुणों को आधुनिक काल के विद्वान पंडित बादखंडे ने भी अपने ग्रंथ श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम में वर्णित किया है। ये चीज आप लिख लेना, पूछ सकते हैं, बड़ी इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, मातु धातु हो गया, प्लस में मातु धातु का मतलब क्या हुआ, ये चीजें आपको हो सकता है कि मे भी ऑप्शन में रखी मिल जाए मातु धातु को। ठीक है, अब मातु धातु आपको पता होगा कि क्या चीज होती है, वाणी अथवा काव्य। अगर इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें, यानी वाणी काव्य को क्या कह सकते हैं? पद्य रचना। ठीक है, वाणी अथवा काव्य का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? पद्य रचना। और इसका स्वर ताल है, इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? स्वर रचना। ठीक है, यानी एक तरीके से अब मैं अपनी तरफ से इसको बताऊं, पद रचना मतलब कि ये क्या हो गया, जिसको थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो और इसको प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो। ठीक है, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान रखने वाले को वाग्यकार कहते हैं। एग्जाम के प्रपंचनी में सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के 28 गुण अपने पढ़ लिए, बता चुका मैं पीछे कि सारंग देव ने वाग्यकार के 28 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया है कि संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के गुणों के आधार पर। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, नोट कर लेना। संगीत रत्नाकर संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के गुणों के आधार पर 3 भेद बताए हैं। अब 3 कौन से भेद बताए हैं देखते हैं, चलो। पहला है उत्तम, शायद लास्ट क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी भी थी, लेकिन वो चीज अलग थी, लेकिन नाम सेम है, उत्तम। दूसरा है मध्यम, और तीसरा है अधम। ठीक है, अब उत्तम वाक्यकार कौन सा होगा, और मध्यम कौन सा होगा, और अधम कौन सा होगा? तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो वाक्यकार होगा वो उत्तम कहलाएगा। उसके बाद जो बीच का जो एवरेज एवरेज होता है वो मध्यम कहलाएगा, और जो बिल्कुल नीचे वाली कैटेगरी में आता है सबसे लो, वो अधम वाग्यकार कहलाता है। तो उत्तम वाग्यकार कौन सा होगा? अब पीछे की चीज बताई थी, मातु और धातु, इन दोनों का ज्ञान रखने वाले वाग्यकार को उत्तम वाग्यकार कहेंगे। ठीक है, यानी और अच्छे से समझाने के लिए बताऊं तो मैं इसको पद्य रचना प्लस स्वर रचना का ज्ञान हो, उसे उत्तम वाग्यकार। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो और अच्छे से अगर समझाऊं तो मैं आपको, यहाँ पे मैं मातु का मतलब क्या था,
वाणी अथवा काव्य यानी पद्य रचना। ठीक है, अब और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं, पद्य रचना प्लस स्वर रचना से भी समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको थ्योरी का भी ज्ञान हो प्लस प्रैक्टिकल का भी ज्ञान हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। इस चीज को लेके आप इस टॉपिक को आगे चलना मत, बस एक दिमाग में बैठा लेना कि थ्योरिटिकल का भी ज्ञान हो प्रैक्टिकल का। अब थ्योरी का जब तुम्हारे दिमाग में आएगा, जिसका थ्योरी का ज्ञान हो, तो थ्योरी का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए वो क्या, पद्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो मातु कहलाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का ज्ञान होगा वो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि उसको प्रैक्टिकल का मतलब स्वरों का, ताल का, लय का, इनका ज्ञान होना चाहिए। और इसको क्या कहेंगे, धातु। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना मध्यम। अब मध्यम में क्या होता है कि मध्यम में ये है कि मध्यम के अंदर जो कलाकार आता है, वाग्यकार, वह मातु का कम ज्ञान रखता है। ठीक है, मातु का कम ज्ञान रखता है लेकिन धातु का ज्ञान ज्यादा रखता है। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, मध्यम में दम मातु का कम ज्ञान। मातु का कम ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि मातु में इसमें इसको थ्योरिटिकल की नॉलेज तो कम होगी। ठीक है, इसकी नॉलेज थ्योरिटिकल वाली तो कम रहेगी यानी पद्य रचना वाली, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल है वो इसकी अच्छी रहती है। तो क्या इस टाइप का कलाकार या वाग्यकार क्या कहलाएगा, मध्यम वाग्यकार। और लास्ट में आता है अधम। ठीक है, तो इसमें इसको मातु और धातु, इन दोनों का ही ज्ञान ज्ञान कम रहता है। तो आप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, ये तो देख लिया। अब हमने पढ़ा था कि सारंग देव जी ने वाग्यकार के 28 गुण बताए हैं। ठीक है, वो 28 गुण क्या बताए हैं उस चीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये जो 28 गुण हैं उसके नाम थोड़े संस्कृत में है, मैं आपको उनके मेन मेन जो हेडिंग है वो लिखवा देता हूँ और उनकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। तो पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले क्या चीज है कि जो उत्तम वाग्यकार जो था हमारा पीछे पड़ा था, उस उत्तम वाग्यकार के 28 लक्षण बताए हैं। यानी कि अच्छा कलाकार, यानी ये कलाकार बोले तो वाग्यकार, और के 28 लक्षण बताए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं मैं कि पाश्चात्य संगीत में वाग्यकार को क्या कहेंगे, यानी वेस्टर्न म्यूजिक में वाग्यकार को क्या कहेंगे, कंपोजर। ठीक है, कंपोजर मतलब अब जो हमारा था उत्तम वाग्यकार, जो सबसे टॉप क्वालिटी में था पहले नंबर पे, जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो ये उत्तम वाग्यकार जो था, इसके संदर्भ में पंडित सारंग देव जी ने क्या बताए हैं, इसके 28 लक्षण बताए हैं। उत्तम वाग्यकार के 28 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से, चलो देखते हैं।
अभी 28 नाम जो हैं ये संस्कृत में है। या तो मैं इनके मेन टाइटल लिख के और साथ के साथ उनकी डेफिनेशंस बताता चलूं, या फिर पहले मैं 28 के 28 डेफिनेशंस लिख दूं और फिर उसके बाद में उस एक एक डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने कर दूं। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, पहले जो 28 के 28 डेफिनेशन है ना, उसको उनके जो मेन टाइटल है पहले मैं वो लिखवा देता हूँ, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ करवा देता हूँ, तो आप भी साथ साथ नोट करते जाइए। तो पहली है शब्द, शब्द अनुशासन ज्ञानम। सेकंड है विधान प्रवीणता। ओके। तीसरा है अलंकारेषु कौशलम। चौथा है छंद प्रभेद विदित्वम। पांच रस भाव परिज्ञानम। छठा है देश स्थितिषु चातुरी। सातवां है एक सेकंड, शेष भाषा विज्ञानम। ठीक है। सात के बाद अगला आठवां, आठवां है कला शास्त्रेषु कौशलम। नौवां है तौर्य तृतीय चातुर्य। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, अब आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगला है 10वां है सहशारीर। शालिता।
ले तालकला ज्ञानम नेकाकुशु विवेकम प्रभूत प्रतिभा उद्रेद भाग तवैन। ठीक है, उद्रेद भा आदक है, आदत है, वह के ऊपर बिंदी। 13 के बाद अगला है 14। सुबह के तम। अगला है 15। देशी रागेशु अभिज्ञानम अगला है हमारा राजय वाक पक्षुत्वम। संस्कृत के हैं थोड़े ऐसे अजीब से लग रहे होंगे आपको। कितना हो गया? एक सेकेंड, ये हमारा हो गया है 16 तक। उसके बाद में अगला है हमारा 17। रोज द्वेष परित्यागम। साधरत्व सरसता। से हमारा चितज्ञता। अनुचिष्ट। निर्बंध।
नूतन धातु बड़ानु आदत है फिरने वे धातु नूतन धातु विनिर्मिति प्रचिंत परिज्ञानम प्रभ जैसु पर गिलेता अगला है हमारा द्रुत गीत विनिर्माण है 24 के बाद अगला है 25 पदांतरविद दांतरविद तथा कंटिन्यू है पदांतरविद तथा 26 है हमारा स्थान गमक रोड अगला है 27 हमारा विविध आलप्ति निपुण और लास्ट है हमारा अवधानम। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में कि जो डेफिनेशन है क्या क्या है इनका मतलब। सबसे पहला है सबसे पहला आता हमारा शब्द अनुशासनम अनुशासन ज्ञानम। तो इसका मतलब होता है कि शब्दों का अनुशासन होना चाहिए, यानी जो एक उत्तम वाग्यकार है उसके 28 गुण बताए हैं। ये 28 गुण ऐसे बता दी संस्कृत में, इन गुणों का नाम पढ़ के वाग्यकार पहले डर के भाग जाएगा। चलो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं। तो उत्तम वाग्यकार जो थे उसके 28 लक्षण वो क्या क्या बताए गए हैं। पहला था शब्द अनुशासन ज्ञानम, यानी शब्द से ही आपको पता चल रहा है, यानी शब्द अनुशासन ज्ञानम यानी शब्द का अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका आप डेफिनेशन क्या लिखोगे कि भाषा में शब्दों का अनुशासन व्याकरण के सिद्धांतों के अनुसार होता है, इसलिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। अगले चलते हैं। दूसरा है अभिधान प्रवीणता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक मतलब कि अच्छे उत्तम वाग्यकार जो है उसका एक यह गुण होना चाहिए कि उसको उचित शब्दों का चयन करना आना चाहिए। ठीक है, अभिधान प्रवीणता का मतलब उचित शब्दों का चयन किया जाना उत्तम वाग्यकार के लिए आवश्यक है।
ठीक है। तीसरा है हमारा अलंकारेषु कौशलम। नाम से पता चल रहा है कि अलंकार के अंदर कौशल होना चाहिए, उसका अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। सुंदर काव्य साहित्यिक अलंकारों जो है मतलब कि वाग्यकार को अलंकार शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अगला है हमारा चौथा है छंद प्रभेद वेदित्व। क्या है? विभिन्न प्रकार के छंदों का ज्ञान होना चाहिए। नाम तो थोड़े टेढ़े लग रहे थे लिख रहे थे जब, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है। रस भाव परिज्ञानम। चौथे नंबर पे छंद प्रभेद वेदित्व। इसका मतलब क्या था? छंद का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है रस भाव परिज्ञानम। रस का और भाव का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। विभिन्न प्रकार के रसों का या भाव का ज्ञान होना चाहिए। अगला है छठा देश स्थिति चातुरी, मतलब देश काल परिस्थिति का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है सातवां अशेष भाषा विज्ञान, यानी भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सात के बाद अगला है हमारा आठ। आठ में क्या है? कला शास्त्रेषु कौशल। इसका मतलब क्या होता है कि समस्त कलाओं तथा शास्त्रों में कुशलता होनी चाहिए। ठीक है। तौर्य तृतीय चातुर्य, मतलब जिसमें तौर्य तृतीय तृतीय मतलब कि तीन तीन क्या किस चीज के लिए यूज किया गया है? गायन, वादन और नृत्य। ठीक है। क्या है कि जिसमें गायन वादन नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश है तौर्य तृतीय में। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो वाग्यकार है उसको गायन और वादन और नृत्य तीनों का ज्ञान होना चाहिए। सारी शालिता। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक उत्तम वाग्यकार होता है उसका एक मनोहर शरीर से संपन्न होना चाहिए वो। उसके बाद लय ताल कला ज्ञानम। अब इस नाम से आपको पता चल गया होगा, लय ताल आदि की कलाओं का ज्ञान होना चाहिए उनको। ठीक है, उत्तम वाग्यकार को। और उसके बाद है अगला अनेक काकुसु विवेक, यानी 12वां नंबर। ठीक है। अनेक काकुसु विवेक मतलब काकू का अर्थ, यानी काकू का ज्ञान होना चाहिए। अब काकू का क्या अर्थ है? ध्वनि विकार। ठीक है। जिसकी संख्या 6 हमने पढ़ी है। तो वाग्यकार का जो काकू की विभिन्नता के भेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अगला 13वां है हमारा। 13वां है प्रभुत प्रतिभा उद्रत भागतव। इसका मतलब क्या होता है? राग के स्वरूप को अपनी कल्पना शक्ति द्वारा गीत की बंदिश बना सकने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। शुभ गेयता। ठीक है। नाम से पता चल रहा है मधुर गायन करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा देशी रागेशु अभिज्ञानम। इसका मतलब होता है कि वाग्यकार को देशी रागों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा 16वां सभा जय वाक्य पक्षुत्वम। हालांकि ग्रंथों में इस गुण का अर्थ है सभा में विजय पाने योग्य वाक चातुर्य, मतलब कि बोलने की कला। परंतु वाग्यकार संदर्भ में इसका अर्थ है भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ठीक है। 16 हो गए हमारे। उसके बाद अगला 17वें नंबर पे रोष देश परित्यागम। अब नाम से पता चल गया होगा, रोष है द्वेष है उसको त्यागना चाहिए एक अच्छे वाग्यकार को। यानी क्रोध अथवा जो ईर्ष्या होती है लोगों के प्रति, इस टाइप की जो भावनाएं होती है वाग्यकार में वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा साधरत्व सरसता। इसका मतलब होता है कि सरस हृदय व्यक्ति की रचना की रस उत्पादक कर सकती है। वाग्यकार का जो है सरस हृदय व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वो एक उसी कोमल स्वभाव का होगा तो उसी प्रकार से रसों का उत्पादन भी अपनी रचना में कर सकेगा। और अगला है हमारा उचित ज्ञेयता, मतलब कि औचित्य का ज्ञान। ठीक है। औचित्य का ज्ञान काव्य तथा संगीत दोनों के लिए आवश्यक है। उसके बाद अगला अपना है अनुचिष्ट अनुचिष्ट उक्ति निर्बंध, यानी मौलिक रचना या अन्य किसी का नाम इनका ज्ञान होना चाहिए, मौलिक रचनाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगला है नूतन धातु विनिर्मिति, मतलब धातु का ज्ञान, स्वरचना या नई नई स्वरचनाएं निर्मित करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद अगला है परिचिंत परिज्ञानम। इसका मतलब होता है श्रोताओं के भावों को जानने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। और अगला है हमारा प्रभ देशु परगलियता।
इसका मतलब था कि विभिन्न गीत प्रकार रचना करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में अगला है द्रुत गीत विलंबितम, द्रुत गीत विनिर्माण। मतलब क्या है कि शीघ्र गीत रचना करने में प्रवीण होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा आता है 25वां, पदांतर विदधता। पदांतर विदधता इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उन्होंने बताया है कि विभिन्न प्रकार के गीत शैलियों का अनुकरण करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा त्रिस्थान गमक प्रौढ़। नाम से पता चल गया होगा, मंद्र, मध्य और तार। मंद्र, मध्य और तार यानी त्रिस्थान, इन तीनों स्थानों में यानी तीनों सप्तकों में गायन करने की क्षमता होनी चाहिए उत्तम वाद्यकार में। उसके बाद है विविध आलाप्ति नैपुणम। तो इसका मतलब होता है कि रागालाप्ति, रूपकालाप्ति। ठीक है, जो आदि जो मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को, वही सब चीज आदि इन सभी प्रकारों को प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आलाप के प्रकार है तो आलाप को प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के आलाप। ठीक है, मैंने कराए थे रागालाप, रूपकालाप्ति, वही चीज कह रहा है। विविध का मतलब अलग अलग, आलाप्ति मतलब कि आलाप, निपुणम मतलब कि निपुण होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है अवधानवान, यानी इसका मतलब होता है चित्त को एकाग्रता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मन। ठीक है, चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। अभी तक जितनी 28 लक्षण बताए हैं, एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं कि कितने लक्षण बताए हैं। 28 किस ग्रंथ में बताए हैं। ठीक है, प्राचीन के हिसाब से पूछे तो भरत का नाट्य शास्त्र, और एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं सॉरी, भरत का नाट्य शास्त्र नहीं, सारंग देव के सारंग देव जी ने बताया था। ठीक है, भरत ने नहीं बताया। तो सारंग देव प्राचीन के हिसाब से देखेंगे तो किस ग्रंथ में बताया था? सारंग देव। यानी संगीत रत्नाकर। आधुनिक के हिसाब से देखेंगे तो किसने बताया था? श्री मल्ल लक्षा संगीतम ग्रंथ के अंदर बताया था। ठीक है, ये चीज अभी यहाँ तक ही पूछी जाती है चीजें। और जो ये डेफिनेशंस वगैरह मैंने बताई है, ये आपके एक नॉलेज के लिए लिखवाई है, इनके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है। शायद एक या दो बार, शायद एक दो बार भी नहीं, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है एक बार ही क्वेश्चन आया था, वो भी 28वां जो लक्षण है अवधान अवधानम। ठीक है, इसको ऑप्शन में डाल दिया गया था उन्होंने। ठीक है, पूछ लिया गया था कि कौन सा वाग्यकार का लक्षण है इसमें। ठीक है, तो अवधानम, तो ऐसे करके ये चीज डाली थी। शब्द ऐसे आपको लग रहे होंगे लेकिन इतना हार्ड है नहीं। आप वो संस्कृत के शब्द ऐसे कुछ डाल देंगे तो उसको देख करके आप थोड़ा अंदाजा तो लगा ही लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख करके कर लेना। ये नाम हो सकता है कि अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन आगे पूछ ले। अवधानम के बारे में एक बार शायद आया हुआ है। ठीक है, मेरे को जहां तक ध्यान है एक बार ही पूछा इनके बारे में। तो आप लोग, मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रहे जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाए या गलत हो जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से करवाना, कोर्स कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। तो एक बार आप इनके ऊपर नजर मार देना। एक बार सिंपल सिंपल भाषा में मैंने इनको करवा दी, मैंने नोट्स बनाए हुए थे एमए के टाइम के। तो ये सब चीजें जो थी वहीं से मैंने निकाल करके सिंपल लैंग्वेज में जो लिखे हुए थे उससे भी और ज्यादा सिंपल करके मैंने आप लोगों को समझा दिए ताकि दिक्कत ना है। ठीक है, तो इनको कर लेना। आज की क्लास यहीं खत्म होती है और अगला जो टॉपिक हमारा अगली क्लास में शुरू होगा वो है हमारा हमारे क्या नाम है, हाँ, हम शुरू करेंगे अगली क्लास में थाट और कर्नाटक के मेल। ठीक है, हमारे यहाँ 10 ठाट होते हैं, कर्नाटक में 72 मेल बताए हैं। हमारे यहाँ मुख्य कितने बताए हैं? 32, टोटल 32, और उसमें से यूज कितने होते हैं? 10। ऐसे कर्नाटक में टोटल 72 बताए हैं, यूज कितने होते हैं? शायद 18 या 19 के समथिंग है।
है, तो ये सब चीजें करेंगे। तो अब अगली क्लास में आप लोगों को 10 थाट तो शायद आपको आते होंगे, ठीक है। आप 32 ठाट अगर मैं बनाऊं तो नहीं बना पाओगे, और हो सकता है कि किसी को अगर आता भी हो तो आप बेहतर ठाट अगर मैं कहूँ कि बेहतर ठाट बना के दिखाओ तो आप नहीं बना पाओगे। 2 मिनट का काम है, एक टेबल समझाऊंगा आपको, एक ट्रिक और एक लॉजिक बताऊंगा जिससे आप बेहतर के बेहतर ठाट 2 मिनट में बना के दिखा दोगे, ठीक है। तो ये क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को नहीं आया समझ में तो आप एक बार देख लेना, ये हल्का सा थोड़ा सा है बोरिंग सा टॉपिक, मेरे को तो इतना नहीं लगा लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा, तो कर लेना इसको, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। वो बस संस्कृत के शब्द ही थोड़े से टेढ़े लगे होंगे, लेकिन 1-2 बार या 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसको रटना नहीं है, सिर्फ शब्दों को देख के शब्दों के साथ खेलो, शब्द का क्या पढ़ो, उसका मतलब समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी, तो वो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। रटोगे तो भूल जाओगे, तो उसको शब्दों को ध्यान करके और इनको पढ़ के दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। थैंक यू।